हेलो दोस्तों, आप चाहे द हिंदू पढ़ते हो या इंडियन एक्सप्रेस, आप चाहे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो या बिजनेस स्टैंडर्ड या हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर, उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें कि अर्थ जगत की न्यूज़ होती हैं, इकोनॉमिक पार्ट की न्यूज़ होती हैं। और उसमें डेली एक चीज़ होती है कि $1 बराबर 82.52 रुपीज़। इसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है और जब ये अप्रिसिएट करता है, ठीक है, जब ये अप्रिसिएट करता है तो ये दिखाई देता है कि ये नंबर 82 से कुछ कम हो गया। और ये जब रूपी डिप्रिसिएट करता है तो ये दिखाता है कि ये नंबर 82 की जगह 83 हो गया या कुछ और। ये कैसे होता है? पहली बात तो ये कौन डिसाइड करता है, ये दूसरी बात, इसका मेथड्स क्या होते हैं और यूपीएससी में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। कहाँ पे? विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत। उसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे पेगिंग क्या होता है, फ्री एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होते हैं। इसके अलावा हम समझेंगे खासतौर से जो पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड चल रहा है कि रूपी वो डॉलर के सामने क्यों गिरता जा रहा है, फॉल ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर, है ना। और ये है पिछले 1 साल की जो समरी है उसका 2022 के आधार पर कुछ डेटा जो कि दिखाता है कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपए गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रूपी गिर रहा है। अगर हम पर्टिकुलर इंडियन करेंसी की बात करें तो यहाँ पे हमारी इंडियन करेंसी है, इसमें भी दिखाई पड़ता है कि रूपी जो है वो स्लाइड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सो एक एक चीज समझेंगे। एंड हाँ, ये है हमारा आज का कोर टॉपिक, विनिमय दर प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहले हम तरीका समझते हैं, फंडामेंटल समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम आते हैं 1947 में। ठीक है, अच्छा, ये एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, मतलब ये कि $1 बराबर $1 था ऐसा मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये समव्हाट कुछ अराउंड ऐसे ही था कि $1 अराउंड $1 के आसपास कुछ था। और उस समय जो हम प्रणाली फॉलो कर रहे थे, जो मेथड फॉलो कर रहे थे एक्सचेंज रेट का, वो हमारा था फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल। स्टिल हमारा फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल होने के बावजूद भी 1993 आते आते यानी कि अगले 46 ईयर्स में जो डॉलर के प्राइसेस हैं वो इतने महंगे हुए कि $1 बराबर 31 रुपए हो गए। या हम ये कहें कि रूपी कुछ सस्ता हुआ, डॉलर कुछ महंगा हुआ और $1 बराबर 31 रुपीज के आसपास रेट आ गया 1993 तक। और यहाँ पे है ये 2020। ठीक है, 2020 में ये डॉलर $1 में करीब 70 रुपए के आसपास आ गया या उससे भी कुछ अधिक। ठीक है, कहानी को समझने के लिए थोड़े से बैकग्राउंड में और चलते हैं। 1993 के पहले क्या था? हमने जैसे बोला कि जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स्ड था और उसे हम दूसरी भाषा में पैक्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। दिस इज जस्ट एन अनदर नेम। ठीक है, यूपीएससी कई बार सिर्फ नेम बदल देते हैं, आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। जरा समझते हैं क्या था बेसिकली फिक्स्ड रेट सिस्टम में। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद और 93 तक भारत डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के संबंध में अपनी विनिमय दर स्वयं डिसाइड करता था। उसे जब भी आवश्यक लगता था वो रूपी को समायोजित करता था, एडजस्ट करता था। ठीक है, वो जब भी उसे उचित लगता वो रूपी का अवमूल्यन कर देता, डिवैल्यू कर देता या अधिमूल्यन कर देता। प्रश्न है क्यों, व्हाई, ये अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्यों? ठीक है, ये हमने समझना है। थोड़ा सा इसे हम रीजनेबल तरीके से समझेंगे सो दैट कि आपको ये दोबारा याद ना करना पड़े, है ना। इसे फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल विनिमय दर प्रणाली कहा जाता था। एक देश अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन, ये भुगतान संतुलन हम पढ़ेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। भुगतान संतुलन का सीधे मतलब यह है कि हमारा एक्सपोर्ट वो इंपोर्ट के सामने कमजोर है, तो हमारा भुगतान संतुलन कमजोर होता है। जब एक्सपोर्ट वीक होता है इंपोर्ट के सामने तो हमारा भुगतान संतुलन बिगड़ता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है या डिवैल्यू करता है या अपनी मुद्रा को कमजोर करता है ताकि उसका निर्यात सस्ता हो जाए और आयात महंगा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए हम चलते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल पे। मान लेते हैं NER, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अगर आपने नहीं देखा है
यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे देखिए, तभी आपको NAR सही से समझ में आएगा। किसी टाइम में NAR कुछ इस प्रकार है कि $1 बराबर 20 रुपए है। टेक एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। ये बात कब सही रही होगी? करीब 1960s के आसपास ये प्राइस थे। भारत में ₹10 और यूएस में बर्गर की कीमत $1 है। ये भी आपको इमेजिन करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो वैसी कंडीशन पे अमेरिका भारत से बर्गर का आयात करेगा। क्यों? बिकॉज $1 में उसे 10 रुपए में, $1 में उसे 20 रुपए मिलेंगे और 20 रुपए में 2 बर्गर मिलेंगे, ठीक है। तो वैसी कंडीशन पे अमेरिकन को बर्गर सस्ता मिलेगा, या बास्केट ऑफ गुड्स जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे वो अमेरिकन को सस्ता पड़ेगा। ऐसी कंडीशन पे अमेरिका इंपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्ट करेगा। किससे? भारत से। भारत एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका इंपोर्ट करेगा और भारत एक्सपोर्ट करेगा। ये हमने पहले तो समझा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति की वजह से भारत में बर्गर की कीमत 20 रुपए हो जाती है तो निर्यात बंद हो जाता है। यदि आरबीआई विनिमय दर को $1 बराबर 30 रुपए तक डिवैल्यू करता है तो फिर से भारत का निर्यात शुरू हो जाएगा, क्योंकि $1 में 30 रुपए अमेरिकन प्राप्त करेंगे और 20 रुपए का बर्गर खरीदेंगे तो भी उनके पास 10 रुपए बच जाएगा। यानी कि $1 में अमेरिका में जो एक बर्गर है, भारत में बर्गर उससे सस्ता है। ये चीजें भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की हैं U4 और L1 में, तो आप उसे कृपया करके देखिए। इसके आगे, इसलिए भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए और भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए 1993 से लगातार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता था। ये तो आपको पता चला रीजन ऑफ डिवैल्यूएशन, ठीक है। अब 1993 के बाद की क्या कहानी है? 1993 के बाद इंडिया ने अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम में बदलाव किए। कैसे? उसके लिए जरूरी यह है हम कि सबसे पहले हम समझें कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। 1993 के बाद आरबीआई ने रुपए को मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों यानी कि फ्लोटिंग विनिमय दर पर छोड़ दिया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से तात्पर्य यह है कि इसका मूल्य यानी कि रुपये का मूल्य बाजार की मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्भर करेगा या फ्लोट करेगा। देश का केंद्रीय बैंक इसमें हेर फेर नहीं करेगा। जैसे पहले होता था कि आरबीआई डिक्लेयर करता था कि $1 के बराबर इतने रुपए होंगे, जैसे N रुपए होंगे, ठीक है। तो वो अब आरबीआई डायरेक्ट तौर पे नहीं करता, कोई इस तरह का हेर फेर नहीं करेगा। 93 के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए में फिर भी मूल्य ह्रास हुआ। अभी हमने समझा कि 1993 के पहले कैसे रुपये डिप्रिशिएट हुआ। अब इसके बावजूद भी जबकि आरबीआई ने मार्केट की फोर्सेस में रुपए के मूल्य को छोड़ दिया, फिर भी मूल्य ह्रास क्यों हुआ? इसे समझने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। मानिए NAR इक्वल टू 1 रुपये इक्वल टू 40 रुपीज, ठीक है। हाँ, ये इस समय का प्राइस था करीब करीब। तो भारत में बर्गर की कीमत ₹20 और यूएस में $1 है, तो अमेरिका भारत से बर्गर आयात करेगा। लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से भारत की में बर्गर की कीमत 30 रुपए हो जाती है। तब भारत निर्यात घटाने, हाँ, मुद्रास्फीति की कीमत के कारण बर्गर की कीमत 30 रुपए हो जाती है। तब भारत से निर्यात घटने लगेगा, ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट घटने लगेगा, जिसका अर्थ है रुपए की मांग घटने लगेगी। क्योंकि जब भारत एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्टिंग कंट्री डॉलर लेके आती है, ठीक है, और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करती है, तब वो रुपये की डिमांड करती है ना, रुपये की डिमांड करती है और यहाँ पे रुपये मजबूत होता है। तो बट इंडिया का एक्सपोर्ट घटा और रुपए की मांग घटी, रुपए फिर से कमजोर हुआ। रुपए की मांग में गिरावट से विनिमय दर में गिरावट आएगी, जिसका मतलब ये कि रुपये की जो प्राइस है, फिर से जो रुपये का वैल्यू है वो फिर से कम हो गया। मान लीजिए ये कि $1 बराबर 50 रुपए तक चला गया या जा सकता है, कल्पना कीजिए केवल। तो फिर से भारत बर्गर के निर्यात को बढ़ावा देगा, ठीक है, रुपए में गिरावट होगी। अब गिरावट मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपए तक हो जाए तो ये भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा, क्योंकि तब अमेरिकी लोगों को $1 में मिलेंगे 50 रुपए, ठीक है। और भारत में बर्गर की कीमत बढ़ के कितनी हुई है? भारत में बर्गर की कीमत हुई है 30 रुपए। तो वैसी कंडीशन पे अमेरिकन आसानी से एक बर्गर खरीदेंगे $1 में और ₹20 बचाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूएस में $1 एक बर्गर की कीमत $1 है, ठीक है।
तो इसलिए वो भारत में 30 रुपए का बर्गर खरीदेंगे, 20 रुपए बचाएंगे, क्योंकि $1 में है 50 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो फिर से होने लगता है। इसलिए जब भी हमारी विनिमय दर अस्थिर, जब भी हमारी विनिमय दर स्थिर और समायोज्य एडजस्टेबल थी 1993 से पहले, तो भारत तुलनात्मक रूप से उच्च मुद्रास्फीति या भुगतान संतुलन के मुद्दे थे। तब आरबीआई हमारे निर्यात को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए रुपए का अवमूल्यन करता था। 1993 के बाद जब भारत के ने अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति का सामना किया और मांग और आपूर्ति की बाजार के शक्तियों के कारण मुद्रा स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएट हो गई, ऐसी कंडीशन में इंडिया का जो रूपी है वो कमजोर हुआ। ठीक है, वो कमजोर हुआ। अच्छा, फ्लोटिंग रेट कितने तरह के होते हैं? तो फ्लोटिंग रेट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं उनको भी जरा समझते हैं। फ्लोटिंग रेट 2 तरीके के होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एक तो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब यह है कि इस प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक कभी भी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे फ्री फ्लोट कहते हैं। और मुद्रा की कीमत पूरी तरह से बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देश। दूसरा फ्लोटिंग का टाइप है वो है मैनेज्ड फ्लोट, जिसको कहते हैं प्रबंधित फ्लोट। इसमें भी जो प्राइस ऑफ करेंसी है यानी कि रुपए की कीमत, प्राइस ऑफ करेंसी है, वो बाजार की शक्तियों पे ही डिपेंड है। लेकिन केंद्रीय बैंक कभी कभी घरेलू मुद्रा के बहुत अस्थिर होने की स्थिति में विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। कभी कभी, इन शब्दों पे ध्यान दो, कभी कभी बहुत ज्यादा स्थिर होने की कंडीशन में पार्टिसिपेट करता है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपया एक प्रबंधित फ्लोट है। यस, ये इंडिया का केस है, ये रुपए का केस है। हमारा जो रुपी है वो एक मैनेज्ड फ्लोट है। मैनेज्ड फ्लोट को और क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग पेग। इसे क्रॉलिंग पेग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट को, बिकॉज इसमें आरबीआई कभी कभी हस्तक्षेप करती है। इसलिए यदि रुपए बहुत अस्थिर हो गया है और डॉलर के मुकाबले मूल्य ह्रास हो रहा है, तो आरबीआई डॉलर की अधिमूल्यन को संतुलित करने के लिए और रुपये को स्थिर रखने के लिए, इसके मूल्य ह्रास को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचना शुरू कर देता है। जब डॉलर बेचना शुरू कर देता है, मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो डॉलर के प्राइस, डॉलर की वैल्यू घटती है। ठीक है, कम होती है। भारत के मामले में आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, ना कोई मूल्य बैंड निर्धारित करने के लिए। मतलब भारत में कोई मूल्य बैंड नहीं है कि डॉलर इतने से इतने के बीच में रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉलर 100 रुपए अगर चला जाएगा तो आरबीआई जो है प्राइस को फिक्स कर देगी, ऐसा नहीं होने वाला। कोई बैंड डिसाइड नहीं है, ना 100 रुपए, ना 90 रुपए, ना 70 रुपए। ठीक है, हम लोग जब जूनियर क्लासेस में थे तब भी कहा जाता था कि अगर डॉलर 50 रुपए के ऊपर निकल गया रुपए में तो आरबीआई उसको फिक्स कर देगी। ऐसा कभी फिक्स नहीं करती है, कोई बैंड नहीं है। बस इमीडिएटली जो प्राइस अप्रिसिएट या डिप्रिसिएट होते हैं डॉलर के, रुपये डिप्रिसिएट हो, डॉलर अप्रिसिएट हो, तो आरबीआई उस समय डॉलर की सप्लाई बढ़ा के डॉलर के प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। एक न्यूज छपी थी, लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में छपी थी, ये कटिंग मैंने जो है ली है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ठीक है, कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट के बारे में वो कौन से फैक्टर हैं और क्यों रूपी कमजोर हो रहा है, क्यों रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज है। करंट अफेयर्स कहने का मतलब कि ये वो न्यूज है जो कि इस समय रूपी की प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जरा समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रूपी के प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो रूपी की प्राइस को डॉलर के सामने अफेक्ट करते हैं। एक तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस। जब बिजनेस फ्लक्चुएट करता है तो मांग, डिमांड एंड सप्लाई में अचानक प्रभाव आता है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ सेक्टर्स में या ज्यादातर सेक्टर्स में इन्फ्लेशन आ जाता है और रूपी कमजोर होता है। ठीक है, दूसरा, तो ये सब हम मार्केट ओरिएंटेड फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट को लगता है कि इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन रुपए को कमजोर करता है। ऐसे कंडीशन पे किसी फॉरेन करेंसी के सामने रुपए कमजोर होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन, जिस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं होती, स्पेकुलेटर्स उस देश की करेंसी के बारे में कभी पॉजिटिव अनुमान नहीं लगाते और जिसकी वजह से रुपये कमजोर होती है और फॉरेन करेंसी डोमिनेट करती है।
एक्सचेंज रेट पॉलिसी, डिग्री ऑफ रेगुलेशन कि कितना गवर्नमेंट इन चीजों को रेगुलेट करती है, उसकी वजह से भी बाजार का कॉम्पिटिटिव होना या ना कॉम्पिटिटिव होना डिसाइड करता है। और ऐसे डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन में डॉलर मजबूत होता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन नेशनल करेंसी, लोगों को अपने देश की मुद्रा में कितना भरोसा है। जितने रिच पीपल है ना, मोस्टली वो गोल्ड, डॉलर और किन किन करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको लगता है रूपी में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ यूज ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट में वो करेंसी कितना यूज होती है। जैसे पता है आपको कि दुनिया में ज्यादातर ट्रांजैक्शन, दुनिया में 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं, ठीक है। रूपी का ट्रांजैक्शन लेस देन 1% है। तो वैसी कंडीशन पे फॉरेन मार्केट में रूपी की एक्सेप्टेंस कम है। डिवैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन, अगर स्पेकुलेटर्स को लगता है कि हाँ कोई करेंसी डिवैल्यूएट होने वाली है भविष्य में, तो उसके प्राइस को अंडर एस्टिमेट करके दिखाया जाता है, तो रूपी कमजोर होता है। स्पेकुलेटिव अटैक, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में स्पेकुलेशन का बहुत रोल होता है कि स्पेकुलेटर्स कैसे आपकी करेंसी का फ्यूचर देखते हैं, उस तरह से बाजारों को रुझान तय होते हैं और बाजारों को रुझान का करेंसी के प्राइस में सीधे फर्क पड़ता है। ज्यादा लोग रूपी डिमांड करेंगे, रूपी मजबूत होगा। ज्यादा लोग रूपी को डिमांड नहीं करेंगे, रूपी कमजोर होगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर एंड सर्विसिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंट पेबल, ठीक है, कि जो भी इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, अगर मान लीजिए रूपी में है तो उनकी सर्विस, उनको कितना सर्विस दे पाता है डोमेस्टिक गवर्नमेंट, इस बात पे भी रूपी डॉलर के प्राइस डिसाइड होते हैं। ग्रोथ इन नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम ग्रोथ होती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तब रूपी कमजोर होता है और ऐसे कंडीशन पे डॉलर मजबूत होगा। रेट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डोमेस्टिक बारोइंग, किसी करेंसी में जितनी ज्यादा बारोइंग होती है ये दिखाता है कि इकोनॉमी उतनी लेस साउंड है। बारोइंग एक स्टैंडर्ड पोजीशन तक होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मनी मस्ट बिलोंग टू डायरेक्टर्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो मुद्रा कमजोर होती है। मनी सप्लाई के बढ़ने में, एक्सपेंशनरी पॉलिसी के फॉलो करने में, फिस्कल स्टिमुलस के सिचुएशन में लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं, वस्तुएं महंगी होती हैं, जिसके फलस्वरूप रूपी कमजोर होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स, अगर किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पोजीशन अच्छी है तो उसकी रेटिंग, उसके बारे में जो स्पेकुलेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंसी ऑफ कंट्री एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द नेशनल करेंसी ऑन वर्ल्ड मार्केट, कि आपकी करेंसी कितनी ज्यादा सॉल्वेंट है और वर्ल्ड मार्केट का आपकी करेंसी में कितना ज्यादा भरोसा है, इससे भी आपकी करेंसी का अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन रेगुलेट होता है। जैसे मैंने मुद्रास्फीति के बारे में अभी डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, वस्तुओं की कीमत ज्यादा होगी, जितना वस्तुओं की कीमत होगी मुद्रा उतनी कमजोर होगी, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है, जरा समझिए कैसे। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है और आरबीआई उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, मतलब पॉलिसी रेट बढ़ाता है, तो आइडियली रूपी को मजबूत होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, आइडियली रूपी को मजबूत होना चाहिए, ठीक है, रूपी को अप्रिसिएट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इंडिया के केस में ये अलग क्यों है कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उस इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने के लिए विदेशी बाजार से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो रूपी अप्रिसिएट होता है। बट बढ़े हुए डॉलर की सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, या ये कहिए कि करेंसी की डिमांड को पूरा करने के लिए, रूपी की डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई को पैसे छापने पड़ते हैं। आरबीआई प्रिंट्स मनी, ठीक है, आरबीआई प्रिंट्स मनी। जब आरबीआई मनी प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट्स मनी, और जब आरबीआई मनी प्रिंट करता है तो वो मनी डायरेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में आता है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में आता है, जो कि अपने आप में इन्फ्लेशनरी है, ठीक है, ये समझ आया ना। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसका मतलब यह है कि कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और एक्सपोर्ट कम है, तो कंट्री के पास एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो कंट्री के पास डॉलर कम आएंगे, कंट्री का खर्च ज्यादा होगा। जब डॉलर कम आएंगे, कंट्री डॉलर की डिमांड करेगी, अपने इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए डिमांड करेगी, जिसकी वजह से डॉलर अप्रिसिएट करेगा। डॉलर और रूपी का रिलेशन विरोधाभासी है, चूंकि इनमें से हमेशा एक करेंसी, एक वस्तु होती है, इसलिए डॉलर का महंगा होना रूपी को कमजोर करता है, ठीक है, रूपी को कमजोर करता है। मैंने बोला था ना, डॉलर और रूपी का रिलेशन विरोधाभासी होता है। जब डॉलर अप्रिसिएट करेगा तो रूपी डिप्रिसिएट करेगा, जब रूपी अप्रिसिएट करेगा तो डॉलर डिप्रिसिएट करेगा। पब्लिक डेट, किसी देश का कर्ज कितना ज्यादा है वो उस कंट्री में इन्फ्लेशन को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम श्रीलंका में पिछले
अप्रैल की 2022 से देख रहे हैं, ठीक है, 2022 के अप्रैल से देख रहे हैं। स्पेकुलेशन, देखो स्पेकुलेटर्स किसी कंट्री की इकोनॉमी के खराब इंडिकेटर्स, कमजोर संकेतों का वेट करते हैं, ठीक है, और जैसे इंडिकेटर कोई कमजोर होते हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, कंट्री का डेट बढ़ रहा है, ऐसे टाइम में स्पेकुलेटर इस इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए इकोनॉमी के बारे में निगेटिव न्यूज का प्रसार करते हैं और साथ में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब स्पेकुलेटर्स एग्रेसिवली एक्टिवेट हो जाते हैं तो वैसे कंडीशन में करेंसी की प्राइस गिरती है और स्पेकुलेटर्स अपना पैसा लगाते हैं इस गिरती हुई करेंसी में प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर कि इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में कहां जाएगा, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव हमने देख लिया है। इसके अलावा हाँ, किस देश की करेंसी डॉलर के सामने कितना कमजोर हुई है, यूक्रेन वार के बाद का हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ब्राजीलियन रियाल मजबूत हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, ऐसे स्लाइड से ना आप प्रीलिम के फैक्चुअल क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो कि किस कंट्री की क्या करेंसी, ठीक है। ब्राजीलियन रियाल मजबूत हुआ है, वियतनामीज डोंग कमजोर हुआ है, कितना 2%, इंडोनेशियन रुपयन 2.9% कमजोर हुआ है, इंडियन रुपये 4% करीब कमजोर हुआ है, साउथ अफ्रीकन रेन 5% करीब कमजोर हुआ है, चाइनीज युआन करीब 5.7% कमजोर हुआ है और बांग्लादेशी टाका 8.2% कमजोर हुआ है। ये समझ में आया ना। तो मतलब ज्यादातर करेंसीज कमजोर हुई हैं, उस हिसाब से रूपी बहुत कमजोर नहीं हुई है। और इसी को देखते हुए मैडम सीतारमण ने कहा था कि रूपी कमजोर नहीं हो रहा, रूपी कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कैसे? जैसे कि हम मानते हैं कि किसी समय NRR और RRR को 2015-16 के बेस ईयर में 100 माना गया था, ठीक है। तो 2015-16 के साल से चलते चलते जो भारत का RRR है वो तो ऊपर निकल गया, ठीक है, वो चलते चलते ये 100 की लाइन है, इससे बढ़ते बढ़ते 2021-22 तक वो 104 हो गया। मतलब RRR पर रूपी अप्रिशिएट हुआ है। और जो NRR है यानी कि डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है वो 93 से 93 और फिर 93.13, यानी कि ये तो घटा है। ऐसा क्यों? इससे पता चलता है कि इंडियन करेंसी सारी करेंसी के सामने कमजोर नहीं है। हाँ, डॉलर के सामने कमजोर हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉरेन करेंसी जिनके सामने इंडियन रूपी मजबूत हुआ है और वो करेंसी डॉलर के सामने कमजोर हुई हैं, जो कि हम इस इमेज में देख चुके हैं, है ना। और इसलिए इंडिया का जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा है, वो बढ़ा है बल्कि 104.66। अब रूपी क्यों गिर रहा है, वाई रूपी इज फॉलिंग, इसमें कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इक्विटी की बिक्री बंद हो गई है। जैसे कि 2021-22 के टाइम में क्या हुआ कि इक्विटी की बिक्री कम हो गई, जिसके फलस्वरूप जो आसानी से वेस्टर्न कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से इक्विटीज में पैसा आता था वो कम हो गया, है ना, वो कम हो गया। और 2019 के कारण चीन में जो विकास संबंधी चिंताओं के कारण इक्विटी बाजार में बिकवाली फर्क पड़ने से रुपए का मूल्य ह्रास हुआ है, रुपए का मूल्य ह्रास हुआ है, ठीक है। डॉलर का बहिर्प्रवाह, बढ़ते तेल की कीमतों के साथ साथ उनको पे करने के लिए डॉलर का बहिर्प्रवाह तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा कड़ा नीति को, मौद्रिक नीति को कड़ा करना, जैसे मैंने पीछे बताया था, बिल्कुल वही पॉइंट है कि मौद्रिक नीति को टाइट किया जाता है। या भारत में इंटरेस्ट रेट बैंकों में बढ़ते हैं, जिसका फायदा लेने के लिए विदेशी मनी आती है, विदेशी मनी के सामने RBI पैसे प्रिंट करता है और ये नया प्रिंटेड मनी मार्केट में आता है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आता है। और so thank you so much, thank you for watching the conceptual IAS. Please do comment, your comment seriously matter to us, है ना, your comment matter to us. Okay, thank you so much, bye bye.